मेरा नाम डॉक्टर वॉटसन है और मैं मशहूर या यूं कहें कि विश्वविख्यात डिटेक्टिव शेरलॉक होम्स का एक करीबी मित्र हूं। पिछले साल क्रिसमस के 2 दिन बाद मैं शेरलॉक के घर गया। मैं बस क्रिसमस की बधाई देना चाहता था। जब मैं उसके घर पहुंचा तो पाया कि शेरलॉक अपने स्टडी रूम की खिड़की के पास बैठा हुआ था। उसके पास ही कुछ न्यूज़पेपर रखे हुए थे। उसके बगल वाली कुर्सी पर एक पुराना हैट रखा हुआ था और शेरलॉक के हाथ में एक मैग्नीफाइंग ग्लास था। उसको अपने काम में व्यस्त देखकर मैंने उससे कहा, अगर तुम कोई जरूरी काम कर रहे हो शेरलॉक तो मैं बाद में आता हूं। नहीं, ऐसा भी कोई जरूरी काम नहीं है, आओ यहां बैठो और इस पुरानी सी दिलचस्प हैट को देखो। मैं वहीं शेरलॉक के पास बैठ गया। बाहर सड़क में तो काफी ठंड थी, मगर शेरलॉक के सिटिंग रूम में आकर ठंड से काफी राहत मिल रही थी। शेरलॉक का कमरा काफी गर्म था। मैंने शेरलॉक से पूछा, वैसे तुम इस हैट में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हो शेरलॉक? क्या यह हैट किसी जुर्म से संबंध रखती है? शेरलॉक ने हंसते हुए जवाब दिया, नहीं, मुझे ये पीटरसन ने दिया। बेकर स्ट्रीट होटल का दरबान पीटरसन। उसे ये सड़क में पड़ा मिला था। वो इसे 2 दिन पहले मेरे पास लेकर आया। वो अपने साथ एक मरी हुई मुर्गी भी लेकर आया था। आज सुबह ही मैंने वो मुर्गी उसे वापस कर दी। वो अभी अपने घर में उस मुर्गी को पका रहा होगा, क्योंकि आज रात वो और उसका परिवार उसे खाएगा। पहले तुम इस हैट के बारे में बात कर रहे थे और अब एक मुर्गी के बारे में बात कर रहे हो। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? मैंने शेरलॉक से कहा। तो शेरलॉक बोला, तो चलो शुरुआत से शुरू करते हैं। क्रिसमस की सुबह 4 बजे पीटरसन नाइट शिफ्ट खत्म करके अपने घर जा रहा था। जब वो टॉटनहम कोर्ट रोड से गुजर रहा था तब उसने देखा कि उस सड़क में उसके सामने एक लंबा व्यक्ति चल रहा था, जिसने अपने सिर पर एक हैट पहना हुआ था और जिसके कंधे में एक मुर्गी बैठी हुई थी। वो व्यक्ति हाथ में छड़ी पकड़े पीटरसन के सामने चलता रहा। पीटरसन भी कुछ समय तक उस लंबे व्यक्ति के पीछे पीछे चलता रहा। चलते चलते उनके सामने कुछ आवारा लड़के आए, जिनमें से एक लड़के ने अपने हाथ से उस लंबे व्यक्ति के हैट पर जोर से मारा, जिसकी वजह से उसका हैट सड़क में गिर गया। तब उस व्यक्ति ने अपने हाथ की छड़ी से उस लड़के को मारने की कोशिश की, मगर गलती से उसकी छड़ी से एक दुकान की खिड़की का कांच टूट गया। उसी वक्त पीटरसन उस व्यक्ति की मदद के लिए उसके पास दौड़ा, मगर वो लंबा व्यक्ति वहां से भाग गया। शायद उसने गलती से खिड़की तोड़ दी थी, इसी वजह से वो वहां से भाग गया, या शायद पीटरसन को अपने पास भागते हुए आता देख उसे लगा होगा कि पीटरसन पुलिस वाला है, क्योंकि पीटरसन ने एक दरबानों वाले कपड़े पहने हुए थे और एक हैट भी पहना हुआ था, जो कि पुलिस की वर्दी से काफी मिलता जुलता था। जब वो लंबा व्यक्ति भागा, उसने उस मुर्गी को वहीं छोड़ दिया और अपनी हैट भी। वो आवारा लड़के भी उसी वक्त भाग खड़े हुए थे। तो पीटरसन ने वो मुर्गी और उस हैट को उठाया और अपने घर ले आया और अगले दिन वो उन दोनों को मेरे पास ले आया। उस मुर्गी के पैर में एक दिलचस्प टैग लगा हुआ था, शेरलॉक बोला, जिसमें लिखा था फॉर मिस्टर एंड मिसेस हेनरी बेकर्स, और इस हैट में भी 2 अक्षर लिखे थे, H और B। ओह, तो उस हैट और उस मुर्गी का असली मालिक हेनरी बेकर्स है? मैंने कहा। हाँ, शेरलॉक ने जवाब दिया, पर मेरे दोस्त, इससे हमें ज्यादा मदद नहीं मिलेगी। लंदन शहर में हजारों हेनरी बेकर्स हैं। मैंने आज सुबह पीटरसन को वो मुर्गी वापस कर दी और मैंने उससे कहा कि आज रात इसे पकाकर खाना। मैं नहीं चाहता कि यह सड़ जाए। मैंने शेरलॉक से पूछा, क्या मिस्टर बेकर्स ने अपनी मुर्गी और अपने हैट के बारे में अखबार में कोई इश्तिहार दिया है? नहीं, शेरलॉक बोला। तो फिर हम उसे ढूंढेंगे कैसे? मैंने पूछा। शेरलॉक बोला, शायद ये हैट हमारी मदद करेगी उस तक पहुंचने में। ये लो मेरा मैग्नीफाइंग ग्लास, और वॉटसन, अब 2-3 मिनट के लिए तुम जासूस हो और अब तुम मुझे उस हैट के असली मालिक के बारे में बताओ। मैंने शेरलॉक के हाथ से उसका मैग्नीफाइंग ग्लास लिया और उसकी मदद से उस हैट को बारीकी से देखा। वो एक पुराना काला हैट था जो कि काफी गंदा हो चुका था। मैंने उस हैट में लिखे 2 अक्षर देखे, H और B। मेरे लिए वो एक मामूली पुरानी काली हैट थी। मैंने वो हैट शेरलॉक को वापस देते हुए कहा, मुझे तो उसमें कुछ भी अलग दिखाई नहीं दिया। शेरलॉक बोला, वॉटसन, तुमने देखा तो सही, मगर तुमने गौर नहीं किया। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, मगर तुम्हें इस हैट में क्या दिखाई देता है? शेरलॉक बोला, इस हैट का मालिक एक बुद्धिमान व्यक्ति है।
एक वक्त था वो बहुत अमीर था, मगर अब उसकी माली हालत ठीक नहीं। पहले उसकी पत्नी उससे बेहद प्रेम करती थी, मगर अब वो उसे नहीं चाहती, और वो व्यक्ति 30 से 40 की उम्र का है। देखो शेरलॉक, मैं तुम्हारे जितना तेज दिमाग का व्यक्ति नहीं हूं, तो तुम मुझे आसान शब्दों में बताओ, वो बुद्धिमान व्यक्ति है, इस बात का अंदाजा इस हैट को देख के आखिर कैसे लगाया जा सकता है? शेरलॉक ने मुस्कुराते हुए उस हैट को अपने सिर पर रखा, मगर वो हैट शेरलॉक की आंखों को ढकते हुए उसकी नाक तक पहुंच गई। उस हैट ने शेरलॉक के सिर को उसकी नाक तक ढक लिया था। उस हैट को अपने सिर से निकालते हुए शेरलॉक बोला, ये एक बड़ी हैट है। एक आदमी जिसका हैट बड़ा है तो इसका मतलब उसका सिर भी बड़ा है। अब सिर बड़ा है तो सिर के अंदर उसका दिमाग भी बड़ा है। बड़े दिमाग का व्यक्ति ज्यादा सोचता है, तो हुआ ना वो बुद्धिमान। मैं शेरलॉक की बात समझ गया था। मैंने फिर पूछा, पर तुमने कहा था कि वो व्यक्ति एक समय में काफी अमीर था मगर अब गरीब है, ऐसा क्यों? शेरलॉक ने जवाब दिया, ये हैट 3 साल पुराना है। मुझे याद है 3 साल पहले इस तरह के हैट काफी चलन में थे और ये काफी महंगा हैट था। 3 साल पहले उस व्यक्ति ने ये महंगा हैट खरीदा। इसका मतलब तब उसके पास काफी पैसे थे, वो अमीर था। पर अब उसके पास पैसे नहीं है, इसलिए वो एक नया हैट नहीं खरीद पा रहा। आजकल वो गरीब है। मैंने कहा, अच्छा चलो ये भी मान लिया, पर तुमने कहा कि वो 30 से 40 की उम्र का व्यक्ति है। इस हैट को देखकर ये कैसे पता चल सकता है कि उसकी उम्र क्या है? शेरलॉक बोला, जब मैंने अपने मैग्नीफाइंग ग्लास से उस हैट को बारीकी से देखा तब मुझे उसमें कुछ काले कुछ सफेद बाल मिले। आदमियों के अमूमन 30 या 40 की उम्र में ही सफेद बाल होते हैं। ओह, अब समझा। पर उसकी पत्नी के बारे में कैसे पता चला कि वो उससे पहले जितना प्यार नहीं करती? शेरलॉक बोला, क्योंकि ये हैट समय के साथ काफी गंदा हो चुका है। जब एक पत्नी अपने पति से प्रेम करती है तो वो अपने पति का हैट साफ किया करती है। तब मैंने शेरलॉक को बीच में टोकते हुए कहा, शायद उसके पास पत्नी ही ना हो। शेरलॉक बोला, उसकी पत्नी है वॉटसन। भूल गए उस मुर्गी के पैर में बंधा हुआ टैग जिसमें लिखा था मिस्टर एंड मिसेस बेकर्स। ओह हाँ, तुम्हारे पास हर बात का जवाब होता है शेरलॉक। उसी वक्त शेरलॉक के कमरे का दरवाजा खुला और बाहर से अंदर भागता हुआ पीटरसन आया। वो बहुत उत्तेजित लग रहा था। वो हांफते हुए बोला, वो मुर्गी मिस्टर होम्स, वो मुर्गी। क्या बात है पीटरसन, क्या हुआ उस मुर्गी का? शेरलॉक बोला, क्या वो जिंदा होकर तुम्हारी रसोई से बाहर उड़ गई? पीटरसन हांफता हुआ बोला, नहीं मिस्टर होम्स, ये देखिए मेरी पत्नी को उस मुर्गी के अंदर से क्या मिला। पीटरसन ने अपनी मुट्ठी खोली तो उसमें एक बेहद ही खूबसूरत और चमकदार ब्लू डायमंड था। जब शेरलॉक ने पीटरसन दरबान के हाथ में उस डायमंड को देखा तो वो एकदम से खड़ा होकर बोला, वेल 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 पीटरसन, एक मुर्गी के अंदर से बड़ी ही अनोखी चीज ढूंढ निकाली है तुमने। क्या तुम जानते हो कि ये तुम्हारे हाथ में जो चीज है वो क्या है? पीटरसन बोला, शायद ये एक हीरा है मिस्टर होम्स। क्या ये बेशकीमती है? हाँ है तो सही, ये है काउंटेस ऑफ मोरकार का ब्लू डायमंड। 1 हफ्ता पहले ये गायब हो गया था। तो ये तुम्हें कैसे पता? मैंने पूछा। तो इसके जवाब में शेरलॉक बोला, वॉटसन तुम्हें रोज अखबार पढ़ना चाहिए। पता है आज के द टाइम्स में इसके बारे में एक इश्तिहार छपा है, ये देखो। ऐसा कहते हुए शेरलॉक ने वो इश्तिहार मुझे दिखाया। शेरलॉक पीटरसन दरबान से बोला, ये एक बेहद ही अनमोल हीरा है पीटरसन। काउंटेस ने इसके 20 करोड़ रुपए चुकाए थे। पिछले हफ्ते ये हीरा किसी ने कॉस्मोपॉलिटन होटल में उसके कमरे से चुरा लिया था। अब काउंटेस को ये हीरा वापस चाहिए। उसने कहा है कि जो भी ये हीरा उसे लाकर देगा वो उसे 20 लाख रुपए इनाम में देगी। 20 लाख रुपए? पीटरसन चौंकते हुए बोला। फिर ज्यादा कुछ ना बोलते हुए वो चुपचाप हमारे बीच की एक कुर्सी में बैठ गया। कभी वो शेरलॉक को देखता तो कभी मेरी तरफ। शायद ये हीरा लगभग 5 दिन पहले गायब हुआ था, मैंने कहा। शेरलॉक बोला, हाँ सही कहा। सुनने में आया था कि एक आदमी जिसका नाम जॉन हॉनर था उसने हीरा चुराया था। ये देखो इस केस के बारे में एक न्यूज रिपोर्ट भी छपी है। शेरलॉक ने एक पुराना न्यूज़पेपर मेरी तरफ बढ़ाया। मैंने रिपोर्ट पढ़ी। उसमें लिखा था, एक ब्लू डायमंड कॉस्मोपॉलिटन होटल से गायब हो गया है।
काउंटेस ऑफ मोरकार का ब्लू डायमंड 22 दिसंबर को कॉस्मोपॉलिटन होटल के एक कमरे से गायब हो गया है। पुलिस को ऐसा लगता है कि जॉन हॉनर ने वो हीरा उस वक्त चुराया जब वो उस कमरे की खिड़की को ठीक करने गया था। जेम्स राइडर, जो कि इस होटल का असिस्टेंट मैनेजर था, उसने इस बारे में पुलिस को रिपोर्ट दी। राइडर ने बताया कि वो ही जॉन हॉनर को उस कमरे में लेकर गया था। उसे उस कमरे में छोड़कर वो कुछ देर के लिए बाहर चला गया था। जब राइडर कमरे में वापस आया तब तक जॉन वहां से जा चुका था और उस कमरे में बेड के बगल वाली मेज पर एक जेवरातों वाला खाली बॉक्स पड़ा हुआ था। कैथरीन कुसैक, जो काउंटेस की काम वाली थी, उसने बताया कि उसने मिस्टर राइडर की आवाज सुनी तो वो भागते हुए कमरे में आई। तब कैथरीन ने उस कमरे में राइडर और जेवरातों का वो खाली बक्सा देखा। पुलिस ने जॉन हॉनर की खोज चालू की तो जॉन हॉनर अपने घर पर मिला, मगर पुलिस हीरा बरामद नहीं कर सकी। डिटेक्टिव ब्रैड स्ट्रीट ने बताया कि जब उन्होंने जॉन से कहा कि वो हीरा चोर है तो जॉन ने डिटेक्टिव पर हाथ उठाया और उसे मारने लगा। जॉन हॉनर ने कोर्ट से कहा कि पुलिस ने गलत आदमी को पकड़ा है, उसने हीरा नहीं चुराया, वो चोर नहीं है। ब्रैड स्ट्रीट ने तब कोर्ट को बताया कि जॉन हॉनर एक बार पहले भी चोरी के इल्जाम में जेल की हवा खा चुका है। बेशक हीरा इसी ने चुराया है। यह केस अगले हफ्ते हाई कोर्ट में जाएगा। तो ये थी उस हीरे के बारे में न्यूज़पेपर की रिपोर्ट, शेरलॉक ने कहा। वो आगे बोला, अब हमें यह समझना होगा कि आखिर कैसे वो हीरा कॉस्मोपॉलिटन होटल के कमरे से निकलकर टॉटनहम कोर्ट रोड में एक मुर्गी के अंदर आया। कुछ तो गड़बड़ है वॉटसन, जुर्म तो हुआ ही है। हीरा हमारे सामने है। हीरा एक मुर्गी के अंदर से निकला। वो मुर्गी हेनरी बेकर के पास से मिली, वही लंबा व्यक्ति जिसके सिर पर बड़ा सा पुराना हेड था। तो वॉटसन, अब हमें हेनरी बेकर को ढूंढना ही पड़ेगा। आखिर वो कैसे और कहां से इस ब्लू डायमंड केस के बीच में आ गया। पर हम उसे ढूंढेंगे कैसे? मैंने पूछा। हमें एक न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट देना होगा, शेरलॉक बोला। उसने एक कागज और पेन लिया और लिखना चालू किया। लिखने के बाद उसने मुझे वो कागज दिया। उसमें लिखा था, क्या आपने टॉटनहम कोर्ट रोड में अपना हैट और एक मुर्गी खोई है? क्या आपका नाम हेनरी बेकर है? अगर हाँ तो कृपया करके 221 बी बेकर स्ट्रीट पे शाम के 6:30 बजे आएं और अपनी चीज वापस ले जाएं। उस इश्तिहार को पढ़ने के बाद मैंने शेरलॉक से पूछा, क्या वो इसे पढ़ेगा? शेरलॉक ने जवाब दिया, शायद पढ़ ले। इसके अलावा हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसमें उसका नाम लिखा है, वो नहीं तो उसका कोई दोस्त या रिश्तेदार इसे जरूर पढ़ेगा और उसे बताएगा। शेरलॉक ने पीटरसन दरबान को कुछ पैसे दिए और कहा, पीटरसन, ये इश्तिहार ले जाओ और सभी न्यूज़पेपर ऑफिसेस में जाकर आज शाम की न्यूज़पेपर में ये इश्तिहार छपवाओ। पीटरसन बोला, ठीक है सर, क्या मैं ये हीरा यहीं छोड़ दूं? शेरलॉक बोला, हाँ, इसे यहीं छोड़ दो और वापस आते वक्त एक काम और करना, वैसी ही एक मुर्गी लेकर आना जैसी तुम्हें मिली थी। हमें हेनरी बेकर को देने के लिए एक मुर्गी तो चाहिए ही होगी, क्योंकि वो मुर्गी तो तुम और तुम्हारी फैमिली आज रात के डिनर में खाने वाले हो। पीटरसन पैसे और उस इश्तिहार को लेकर बाहर चला गया। शेरलॉक ने उस ब्लू डायमंड को हाथ में लिया और उसे बारीकी से देखा। बड़ा ही नायाब हीरा है, शेरलॉक बोला। कारीगर ने बड़ी ही बारीकी से इसे तराशा है। ऐसे बेशकीमती हीरे किसी भी इंसान को चोर बनने पे मजबूर कर दे। ऐसे ही हीरो की वजह से कत्ल तक हो जाते हैं। ये दक्षिण चाइना से आया है, अमोय नदी के नजदीक से। ये सिर्फ 20 साल पुराना है, मगर इसकी वजह से कई जुर्म हो चुके हैं। तो इसे अब मैं अपनी तिजोरी में सुरक्षित रख देता हूँ। उसके बाद काउंटेस ऑफ मोरकार को एक पत्र लिखकर बताना है कि उनका ब्लू डायमंड हमारे पास है। मैंने शेरलॉक से पूछा, पर मुझे समझ नहीं आया, क्या सच में वो जवान लड़का जॉन हॉनर बेगुनाह है? अब मुझे नहीं पता, शेरलॉक बोला। मैंने फिर पूछा, और वो हैट और कंधे में मुर्गी ले जाता लंबा व्यक्ति हेनरी बेकर, क्या वही हीरे का असली चोर है? शेरलॉक ने जवाब दिया, नहीं, मुझे नहीं लगता। उसका इस केस से कोई लेना देना नहीं। शायद उसे पता भी नहीं था कि उस मुर्गी के पेट में एक बेशकीमती हीरा है। फिर भी देखते हैं, शायद उस इश्तिहार को देखने के बाद हेनरी आज शाम हमारे पास आए। उसी के बाद हम उसके बारे में ज्यादा कुछ जान पाएंगे। चलो ठीक है, मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, शाम को वापस आता हूँ। मुझे भी जानना है कि आखिर इस केस में असली चोर कौन है। शेरलॉक बोला, ठीक है,
रात का खाना शाम 7 बजे है, तो टाइम से पहले आ जाना। मैं शाम 6:30 पे ही बेकर स्ट्रीट पहुंचा। वहां पहले से एक लंबा व्यक्ति शेरलॉक होम्स के दरवाजे पर खड़ा था। उसने एक लंबा ओवरकोट और सिर पर एक स्कॉटिश हैट पहना हुआ था। जब मैं उसके करीब पहुंचा, उसी वक्त शेरलॉक के घर का दरवाजा खुला। मिसेस हडसन ने दरवाजा खोला। मिसेस हडसन शेरलॉक की हाउसकीपर थी। उसने हम दोनों को गुड इवनिंग विश किया और अंदर आने को कहा। हम दोनों अंदर दाखिल हुए और सीढ़ियों से ऊपर शेरलॉक के कमरे में पहुंचे। शायद आप मिस्टर हेनरी बेकर हैं, शेरलॉक ने हम दोनों को अंदर आते हुए देखकर उस लंबे व्यक्ति से बोला। कृपया तशरीफ रखिए। शेरलॉक मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोला, हाँ वॉटसन, जब भी तुम्हारी जरूरत होती है तुम हाजिर हो जाते हो। फिर वो मुस्कुराते हुए उस लंबे व्यक्ति की तरफ मुड़ा और बोला, क्या वही है आपकी हैट? मिस्टर बेकर ने कुर्सी में रखी अपनी हैट की तरफ देखा और बोला, जी हाँ, वही है मेरी हैट। वो बिल्कुल वैसा ही व्यक्ति था जैसा शेरलॉक ने अनुमान लगाया था। एक बड़े सिर वाला बुद्धिमान व्यक्ति, जिसके बाल कुछ काले कुछ सफेद थे। उसने एक पुराना मैला काला कोट पहना हुआ था, जिसके अंदर उसने कमीज भी नहीं पहनी हुई थी। वो बहुत हल्के और धीमे स्वर में बड़ी ही शालीनता से बोल रहा था। मैंने बड़े ध्यान से उसे देखा और सुना। हाँ, वो सच में एक बुद्धिमान व्यक्ति लग रहा था। कभी वो अमीर रहा होगा, लेकिन अब उसके पास गुजारा करने के लिए पैसे नहीं हैं। हमें तुम्हारा हैट और तुम्हारी मुर्गी कुछ दिन पहले मिले, शेरलॉक बोला, पर तुम्हें खोजना मुश्किल था मिस्टर बेकर। हमें तुम्हारा पता नहीं मालूम था। तुमने अखबार में अपने पते के साथ अपनी मुर्गी और हैट के खो जाने का इश्तिहार क्यों नहीं दिया? हमने काफी इंतजार किया कि कोई इश्तिहार आएगा, लेकिन हमें कोई इश्तिहार नहीं मिला। मिस्टर बेकर मुस्कुराया और बोला, माफ कीजिए, इश्तिहार देना काफी महंगा पड़ता है और आजकल मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं। एक वक्त था जब काफी पैसे थे, लेकिन अभी नहीं है। और मुझे लगा वो लड़के जो टॉटनहम कोर्ट रोड में मुझसे झगड़े थे, उन्हें मेरी मुर्गी और हैट मिल गया होगा, तो अखबार में एक महंगा इश्तिहार देना मुझे ठीक नहीं लगा। मैं समझ सकता हूँ, शेरलॉक बोला, और आपको एक और बात बतानी है मिस्टर बेकर। आपकी मुर्गी वो हम खा चुके हैं। क्या? वो मुर्गी आपने खा ली है? चौंकते हुए मिस्टर बेकर खड़ा हुआ। जी हाँ, हम नहीं जानते थे कि आप हमारा इश्तिहार कब देखेंगे और उसे लेने वापस आएंगे। वो रखे रखे खराब ही हो जाती, इसलिए हमने उसे खा लिया। लेकिन आप फिक्र ना करें, हम आपके लिए एक दूसरी मुर्गी लेकर आए हैं। वो दरवाजे के पास उस टेबल पर रखी है। ओह अच्छा, ठीक है। मिस्टर बेकर मुस्कुराते हुए खुशी खुशी वापस बैठ गया। शेरलॉक फिर बोला, लेकिन हमारे रसोई घर में आपकी मुर्गी के पैर और उसका सिर और उसके अंदर से निकली हुई कुछ चीजें हैं। अगर आप चाहें तो उन्हें ले जा सकते हैं। मिस्टर बेकर हंस पड़ा और बोला, नहीं नहीं, मैं सिर्फ वो नई ताजी मुर्गी अपने घर लेकर जाना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शेरलॉक होम्स ने होठों पर हल्की सी मुस्कान लिए मेरी तरफ देखा। फिर वो मिस्टर बेकर से बोला, तो ठीक है, ये रहा आपका हैट और वो रही आपकी मुर्गी। कृपया करके आप इन्हें ले जाएं। और हाँ, जाने से पहले आप हमें एक जरूरी बात बताएं कि वो मुर्गी आखिर आपको मिली कहां से? मिस्टर बेकर खड़ा हुआ। उसने अपना हैट और मुर्गी उठाई और बोला, ब्रिटिश म्यूजियम के पास से एक पब है दी अल्फा नाम से। हर साल क्रिसमस में वहां लॉटरी खुलती है और जीतने वालों को अलग अलग उपहार मिलते हैं। मेरी किस्मत में मुर्गी थी। मेरे साथ कई और लोगों को मुर्गी उपहार में मिली। इस साल पब के मालिक मिस्टर विंडीगेट ने मुर्गियों का नया धंधा शुरू किया है। इतना कहकर मिस्टर बेकर ने हमें गुड बाय कहा और वहां से चला गया। उसके जाने के बाद शेरलॉक होम्स मुझसे बोला, इससे एक सवाल का जवाब तो मिल गया कि मिस्टर बेकर हीरा चोर नहीं है। शेरलॉक फिर बोला, क्या तुम्हें भूख लगी है वॉटसन? नहीं, अभी भूख नहीं है, मैंने कहा। तो शेरलॉक बोला, चलो ठीक है, बाद में खाते हैं। हमें एक बार दी अल्फा जाना चाहिए। हमें आज रात मिस्टर विंडीगेट से बात करनी चाहिए। शेरलॉक और मैंने अपने अपने कोट्स और हैट पहने और निकल पड़े बाहर उस काली सर्द रात में। उस रात कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और चलते चलते हमारे हाथ पैर जमने लगे थे,
कुछ 15-20 मिनट चलने के बाद हम दी अल्फा के सामने खड़े थे। शेरलॉक ने दरवाजा खोला, हम अंदर दाखिल हुए। उस पब के अंदर पब के मालिक मिस्टर विंडिकेट ने हमें पीने के लिए बियर दी। शेरलॉक ने उससे पूछा, क्या ये बियर सबसे अच्छी है? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपकी मुर्गियाँ सबसे अच्छी होती हैं। मिस्टर बेकर ने आपकी मुर्गियों के बारे में बताया था। हाँ, पर ये मुर्गियाँ हमारी नहीं है। हम ये मुर्गियाँ एक आदमी से लेते हैं। कोवेंट गार्डन में उसकी एक छोटी सी दुकान है, उसका नाम ब्रेकिनरिज है। ओह, थैंक यू सर। शेरलॉक ने मुस्कुराते हुए उस पब के मालिक का शुक्रिया अदा किया। हमने अपनी बियर के पैसे दिए और बियर खत्म करके हम दोनों उस पब के गर्म माहौल से निकलकर बाहर सर्द काली रात में फिर से निकल आए। शेरलॉक बोला, वॉटसन, अब हमें कोवेंट गार्डन चलना चाहिए। तो हम ब्रिटिश म्यूजियम के सामने से चलते हुए कोवेंट गार्डन की तरफ चल दिए। शेरलॉक फिर बोला, याद है वॉटसन, ये सब एक मुर्गी की वजह से शुरू हुआ है, मगर ये खत्म होगा जॉन हॉनर की 7 साल की कैदे बामुशक्कत के साथ। शायद ब्रेकिनरिज की दुकान में हमें इसके बारे में और जानकारी मिल जाए। चलते चलते थोड़ी देर में हम मिस्टर ब्रेकिनरिज की दुकान के सामने खड़े थे। ब्रेकिनरिज और एक लड़का दुकान के दरवाजे पर ही खड़े थे। शायद ये उनका दुकान बंद करने का समय था। शेरलॉक ब्रेकिनरिज की तरफ देखकर बोला, हे गुड इवनिंग, आज बड़ी सर्दी है नहीं? बताइए, क्या मदद कर सकते हैं हम आपकी? ब्रेकिनरिज ने पूछा। शेरलॉक ने देखा ब्रेकिनरिज की दुकान खाली पड़ी थी। शेरलॉक बोला, दुकान खाली पड़ी है? एक भी मुर्गी नहीं बची? ब्रेकिनरिज बोला, वहां दूसरी दुकान में कुछ मुर्गियां हैं, आप वहां से ले सकते हैं। हाँ, पर हम आपकी ही मुर्गियां लेने आए थे। सुना है आपकी मुर्गियां सबसे अच्छी होती हैं। ब्रेकिनरिज बोला। किसने कहा? शेरलॉक बोला, दी अल्फा पब के मालिक ने। ओह हाँ, उसने क्रिसमस में 2 दिन पहले मुझसे 24 मुर्गियां खरीदी थी। शेरलॉक ने पूछा। हाँ, वो बहुत अच्छी और स्वादिष्ट मुर्गियां थी। आपको वो मुर्गियां कहां से मिली? ब्रेकिनरिज गुस्से से बोला, माफ कीजिए, मैं आपको ये नहीं बता सकता। हर बार लोग आकर मुझसे उन मुर्गियों के बारे में पता नहीं क्यों पूछते हैं। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। मैंने उन मुर्गियों को एक अच्छे पैसे देकर खरीदा था और फिर दी अल्फा को बेच दिया। उसके बाद मैं सब भूल गया। बार बार लोग मुझसे यही सवाल पूछते हैं, मुर्गियां कहाँ हैं, कहाँ से ली, किसको दी? ना जाने लोग उन मुर्गियों में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं, मानो जैसे वो दुनिया की आखिरी मुर्गियां हों। अरे भाई, मुर्गियां ही तो हैं। एक दुकान में नहीं मिली तो दूसरी से ले लो, लेकिन नहीं, सबको वही मुर्गियां चाहिए। शेरलॉक ने कहा, जानता हूं, पर मेरे से पहले किसने पूछा तुमसे उन मुर्गियों के बारे में? मैं तो सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि हम दोनों दोस्तों ने दी अल्फा पब में एक चिकन खाया। बेहद स्वादिष्ट चिकन था वो। मैं बोला वो गांव की मुर्गी का गोश्त है, मगर मेरा दोस्त डॉक्टर वॉटसन बोला कि वो शहर की मुर्गी का गोश्त है। बस इसी बात की हम दोनों में 5-5 पाउंड्स की शर्त लगी है। अब मुझे आपकी मदद चाहिए। यह सुनकर ब्रेकिनरिज बोला, अच्छा ये बात है, तो मुझे आपको बताते हुए दुख हो रहा है कि आप अपने दोस्त से 5 पाउंड हार चुके हैं। आपका दोस्त सही है। जो मुर्गियां मैंने दी अल्फा को बेची वो लंदन शहर की मुर्गियां हैं। शेरलॉक आश्चर्य से बोला, क्या? मुझे यकीन नहीं हो रहा। ब्रेकिनरिज बोला, तो आप मुझसे भी शर्त लगा लीजिए। अगर मैंने अपनी बात साबित कर दी तो आप मुझे 1 पाउंड देंगे। शेरलॉक बोला, हाँ बिल्कुल, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम ही हारोगे। ब्रेकिनरिज ने मुस्कुराते हुए शेरलॉक को देखा और फिर अपनी दुकान में काम करने वाले लड़के को आवाज दी, जैक, जरा किताबें लाना। वो लड़का 2 नोटबुक्स लेकर आया। ब्रेकिनरिज एक छोटी वाली किताब खोलते हुए बोला, ये एड्रेस बुक है। जब कोई मुझे अपनी मुर्गियां बेचता है तो मैं इस किताब में उसका नाम और उसका पता लिख देता हूँ। गांव वाले एक तरफ और शहर वाले दूसरी तरफ, और जो इनके सामने नंबर्स लिखे हैं वो दूसरी बड़ी बुक के पेज नंबर्स हैं। ब्रेकिनरिज शेरलॉक से फिर बोला, जरा किताब में लिखा तीसरा नाम पढ़ना। शेरलॉक ने किताब में देखा और पढ़ा, मिसिस ओकशॉट, 117 ब्रिक्सटन रोड, पेज नंबर 249। तब ब्रेकिनरिज ने दूसरी वाली बड़ी किताब खोली और उसके पेज नंबर 249 में गया और बोला, हाँ ये रहा, मिसिस ओकशॉट, जरा देख के बताओ 22 दिसंबर में क्या लिखा है। शेरलॉक ने पढ़ा, 24 मुर्गियां मिसेस ओकशॉट से खरीदी गई और 24 मुर्गियां मिस्टर विंडिगेट दी अल्फा पब को बेची गई। ब्रेकिनरिज हंसता हुआ बोला, तो अब क्या बोलते हो?
शेरलॉक ने मुंह बनाते हुए 1 पाउंड ब्रेकनरिज के हाथ में रखा। वो 1 पाउंड हार चुका था। शेरलॉक और मैं ब्रेकनरिज की दुकान से निकलकर वापस सड़क में आ गए। चलते चलते शेरलॉक रुका और मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देख कर बोला, तुमने देखा वॉटसन, ब्रेकनरिज पहले तो मिसेस ओकशॉट का नाम और पता बताने के लिए राजी नहीं था। जब उसे लगा कि वो मुझसे आसानी से 1 पाउंड जीत सकता है तो उसने सब कुछ बता दिया। तुमने एक बात पे गौर किया कि कुछ और लोग भी हैं जो ब्रेकनरिज से उन मुर्गियों के बारे में पूछताछ कर रहे हैं। तभी शेरलॉक और मुझे पीछे ब्रेकनरिज की दुकान से कुछ शोर शराबा सुनाई दिया। हमने पलट के पीछे देखा। ब्रेकनरिज अपनी दुकान के दरवाजे पे खड़ा था और उसके सामने सड़क में एक दुबला पतला कमजोर सा आदमी खड़ा था। दोनों में किसी बात पे बहस हो रही थी। ब्रेकनरिज उस दुबले पतले आदमी पर चीखा, देखो तुम, मुझे अब उन मुर्गियों के बारे में कुछ बात नहीं करनी। मिसेस ओकशॉट से कहना कि वो मुझसे आके बात करे, तुम नहीं। तुम्हारा इससे कुछ लेना देना नहीं है, अब जाओ यहां से। वो दुबला व्यक्ति गिड़गिड़ाया, लेकिन उनमें से एक मुर्गी मेरी थी। तो मिसेस ओकशॉट से बात करो, मुझसे नहीं। ब्रेकनरिज गुस्से से बोला। वो दुबला पतला व्यक्ति फिर बोला, पर वो बोली कि मैं तुमसे बात करूं। माफ करो भाई, मुझे इस बारे में अब और बात नहीं करनी, जाओ यहां से। ऐसा कहते हुए ब्रेकनरिज ने गुस्से से अपनी दुकान का दरवाजा बंद कर दिया और वो दुबला पतला व्यक्ति वहां से चला गया। शेरलॉक बोला, मुझे लगता है अब हमें मिसेस ओकशॉट से बात करने की जरूरत नहीं, हमें इस आदमी से बात करनी चाहिए, शायद ये हमारी कुछ मदद कर सके। शेरलॉक तेज कदमों से उस दुबले पतले व्यक्ति की तरफ बढ़ा और अपना हाथ उस आदमी के कंधे पर रखा। उस आदमी ने पलट के पीछे हमारी तरफ देखा। उसका चेहरा सफेद पड़ा हुआ था। उसने पूछा, कौन है आप, क्या चाहिए आपको? शेरलॉक बोला, माफ कीजिए, पर हमने सुना जब आप उस दुकान वाले से बात कर रहे थे, शायद हम आपकी मदद कर सकते हैं। वो दुबला पतला व्यक्ति बोला, पर आप कौन हैं और किस तरह मेरी मदद कर सकते हैं? मेरा नाम शेरलॉक है, शेरलॉक होम्स। ये मेरा दोस्त डॉक्टर वॉटसन है। मेरा काम है उन बातों का पता लगाना जो बाकियों को नहीं पता होती। मैं एक जासूस हूं। वो व्यक्ति बोला, पर आपको मेरी परेशानी के बारे में कुछ नहीं पता। शेरलॉक बोला, माफ करें बरखुरदार, लेकिन मैं आपकी परेशानी के बारे में बखूबी जानता हूं। आप 24 मुर्गियां ढूंढ रहे हैं, वही मुर्गियां जो ब्रिक्सटन रोड में रहने वाली मिसेस ओकशॉट ने मिस्टर ब्रेकनरिज को बेची थी, और उसने वो मुर्गियां दी अल्फा पब के मालिक मिस्टर विंडिकेट को बेच दी, और फिर मिस्टर विंडिकेट ने वो मुर्गियां लोगों में बांट दी। वो दुबले पतले व्यक्ति के चेहरे में खुशी की लहर सी दौड़ गई। वो चीखते हुए बोला, ओह, ये तो बड़ी अच्छी बात है, आपसे मिलकर खुशी हुई। आपने सही कहा, मुझे वो मुर्गियां चाहिए। शेरलॉक बोला, तो चलिए क्यों ना हम मेरे घर चलकर गर्म कमरे में बैठकर आराम से बात करते हैं। इस सड़क में खड़े रहकर बात करेंगे तो हम तीनों जम जाएंगे। शेरलॉक ने अपनी कोट की जेब से हाथ बाहर निकाला और एक टैक्सी रोकी और उस व्यक्ति से बोला, अच्छा, जाने से पहले क्या आप अपना नाम बता सकते हैं? उस दुबले व्यक्ति ने पहले शेरलॉक की तरफ देखा, फिर मेरी तरफ, और फिर बोला, जॉन रॉबिन्सन। शेरलॉक ने उसे टोकते हुए कहा, नहीं नहीं, हमें आपका असली नाम जानना है। घबराते हुए उस दुबले पतले व्यक्ति का चेहरा लाल हो चुका था। फिर खुद पे काबू करते हुए वो बोला, ठीक है, मेरा असली नाम है जेम्स राइडर। शेरलॉक बोला, कॉस्मोपॉलिटन होटल के असिस्टेंट मैनेजर जेम्स राइडर। चलिए राइडर जी, टैक्सी में बैठकर मेरे घर चलते हैं, फिर मैं आपको बताता हूं जो कुछ भी आप जानना चाहते हो। तो हम तीनों उस टैक्सी में बैठ गए। वो दुबला व्यक्ति जेम्स राइडर काफी बेसब्र लग रहा था। उसे उन मुर्गियों के बारे में जानने की उत्सुकता थी, लेकिन वो खुद पर काबू किए हुए चुपचाप बैठा था। शेरलॉक भी टैक्सी में कुछ ना बोला। थोड़ी देर में हम शेरलॉक के घर के बाहर पहुंचे। हम टैक्सी से उतरकर सीधा शेरलॉक के घर के अंदर उसके कमरे में पहुंचे। शेरलॉक बोला, कृपया करके अपनी तशरीफ रखिए मिस्टर राइडर। थोड़ा खामोश रहने के बाद शेरलॉक बोला, तो कहाँ थे हम? ओह हाँ, याद आया, आप जानना चाहते थे कि उन 24 मुर्गियों का क्या हुआ, या खासकर उस एक मुर्गी का जिसे आप ढूंढ रहे हैं। आप सिर्फ एक ही मुर्गी को ढूंढ रहे हैं, वो लाल मुर्गी जिसकी लंबी काली पूंछ थी। वो व्यक्ति जेम्स राइडर उत्सुकता से बोला, जी हाँ सर, कहाँ है वो मुर्गी? वो हमारे ही पास थी, काफी अच्छी मुर्गी थी, हमें उसके अंदर से कुछ मिला था, एक बड़ी ही शानदार चीज, ये रही।
ऐसा बोलते हुए शेरलॉक ने अपनी तिजोरी का दरवाजा खोला। वो व्यक्ति झट से खड़ा उठा। उसकी आंखें भी किसी हीरे की भांति चमकने लगी। शेरलॉक ने उस बेशकीमती हीरे को तिजोरी से बाहर निकालकर अपने हाथ में पकड़ा। जेम्स राइडर बेहद उत्तेजित हो रहा था, मगर उसने एक भी शब्द नहीं कहा। शेरलॉक बोला, हम जानते हैं राइडर कि वो तुम थे। आराम से बैठ जाओ और एक ड्रिंक ले लो, तुम काफी थके हुए लग रहे हो। मैंने उस व्यक्ति को एक गिलास जूस का दिया। उसने वो गिलास एक झटके में खत्म किया और वापस शेरलॉक की तरफ देखने लगा। वो अब थोड़ा डरा हुआ लग रहा था। शेरलॉक ने उससे कहा, तुम्हें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, हम इस केस के बारे में लगभग सब कुछ जानते हैं, पर मेरे पास एक दो सवाल हैं तुमसे पूछने के लिए। तुम्हें काउंटेस ऑफ मोरकार के ब्लू डायमंड के बारे में कैसे पता चला था? जेम्स राइडर बोला, कैथरीन क्यूसेक, उसकी मेड, उसने मुझे बताया था। शेरलॉक बोला, ओ आई सी, तो तुम और क्यूसेक उस डायमंड को हासिल करके उसे बेचकर ढेर सारा पैसा चाहते थे। तुमने जॉन हॉनर को उस होटल के कमरे में उसकी खिड़की की मरम्मत करने के लिए बुलाया था, क्योंकि तुम्हें पता था कि वो पहले भी चोरी के आरोप में एक बार जेल जा चुका है। तुम जानते थे कि पुलिस को उसी पर शक होगा। जब वो खिड़की की मरम्मत करके चला गया तब तुम कमरे में आए और तुमने काउंटेस ऑफ मोरकार के जेवरातों के बक्से में से वो हीरा चुरा लिया और फिर तुमने पुलिस को इन्फॉर्म किया और पुलिस तुरंत वहां आ पहुंची, क्योंकि पुलिस को जॉन हॉनर के बारे में पता था कि वो पहले भी चोरी के आरोप में जेल जा चुका था। तो उन्हें इस बार भी वही चोर लगा और उसे गिरफ्तार कर लिया गया और तुम हीरा चुरा कर भी बच गए। जेम्स राइडर अब शेरलॉक के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगा और रोते हुए बोला, नहीं, प्लीज प्लीज मेरे बूढ़े माँ बाप के बारे में सोचिए। मैंने पहले कभी ऐसा अपराध नहीं किया। मैं दोबारा ऐसा कोई काम नहीं करूंगा। आप किसी से कुछ ना कहें। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, मैं जेल नहीं जाना चाहता। शेरलॉक बड़े ही शांत स्वर में बोला, अपनी कुर्सी में बैठो। तुम अब रो रहे हो, मगर क्या तुम्हें उस जवान लड़के जॉन हॉनर के बारे में जरा भी अफसोस है? उसकी तो कोई भी गलती नहीं थी, लेकिन पुलिस ने उसे चोर समझकर उसे जेल में डाल दिया। कुछ दिन में उसकी कोर्ट में हाजिरी होगी और फिर वो लंबे समय के लिए जेल में ही सड़ेगा, सिर्फ तुम्हारी वजह से। जेम्स राइडर बोला, मैं ये देश ही छोड़कर चला जाऊंगा। मैं गवाही देने कोर्ट में हाजिर नहीं होऊंगा तो जॉन हॉनर को रिहा कर दिया जाएगा। शेरलॉक बोला, वो तो हम बाद में देख लेंगे। फिलहाल तुम ये बताओ कि वो डायमंड उस होटल के कमरे से निकल के एक मुर्गी के अंदर कैसे पहुंच गया? सब सच सच बताओ। जेम्स राइडर ने बोलना चालू किया। जब पुलिस ने जॉन हॉनर को गिरफ्तार किया, मैं उस होटल से बाहर निकला। वो हीरा मेरी जेब में था। मैं उस होटल में नहीं रुक सकता था, खासकर तब जब चारों तरफ पुलिस और मेरी जेब में हीरा था। तो मैं साउथ लंदन में अपनी बहन के घर चला गया। वो ब्रिक्सटन रोड में अपने हस्बैंड मिस्टर ओकशॉट के साथ रहती है। मुझे पुलिस हर जगह खोज करती नजर आई। मैं काफी डर गया था। मैं अपनी बहन के घर पहुंचा तो वो मुझे देखकर बोली कि मैं इतना घबराया हुआ क्यों हूं। तब मैंने उसे पुलिस की छानबीन और जॉन हॉनर के गिरफ्तार होने की बात बताई। तब मैं अपनी बहन के घर के पीछे गार्डन में एक सिगरेट पीने गया और सोचने लगा कि वो हीरा कैसे और कहाँ छुपाया जाए कि किसी को उसकी खबर ना मिले। तब मुझे मेरे एक दोस्त की याद आई। वो भी जुर्म की दुनिया का एक प्यादा था। उसे मालूम था कि हीरे अच्छे दामों में कहाँ बिकते हैं। शायद वो बता पाए कि हीरे को मैं कहाँ बेचूं। तो मैंने उसके पास जाने का सोचा, मगर वो नॉर्थ लंदन में किलबर्न शहर में रहता था और मैं साउथ लंदन में था। यहां से वहां उसके पास जाना मुसीबत मोल लेने के बराबर था, क्योंकि चारों तरफ पुलिस थी और पुलिस हर आदमी की तलाशी ले रही थी। इसलिए उस हीरे को जेब में नहीं ले जाया जा सकता था। तब मैंने अपनी बहन के गार्डन में कुछ मुर्गियां देखी। मेरे दिमाग में एक उपाय आया। मैं जानता था उनमें से एक मुर्गी तो मेरे लिए ही थी, मेरी क्रिसमस दावत के लिए। तो मैंने उन मुर्गियों में से एक बड़ी लाल मुर्गी उठा ली जिसकी पूंछ लंबी और काली थी। फिर मैंने अपनी जेब से वो हीरा निकाला और उस मुर्गी के मुंह में ठूस दिया। शुरू में लग रहा था वो हीरा उसके गले में फंस जाएगा और वो मुर्गी मर जाएगी, लेकिन मुर्गी ने वो हीरा निगल लिया। मेरी आंखों में चमक आ गई। मैं समझ गया था कि अब पुलिस तो क्या, भगवान भी उस हीरे को नहीं ढूंढ सकते। अब मैं आराम से नॉर्थ लंदन के किलबर्न शहर जा सकता था बिना पकड़े जाने के डर से। तभी मेरी बहन गार्डन में आई और मुझे देखकर बोली, तुम उस मुर्गी के साथ क्या कर रहे हो?
इतने में वो मुर्गी मेरे हाथ से छूटकर बाकी मुर्गियों के बीच जाकर उसमें खो गई। मैंने अपनी बहन से कहा कि मुझे मेरी क्रिसमस पार्टी के लिए वो मुर्गी चाहिए, तो वो बोली ठीक है, उसे ढूंढो, पकड़ो और ले जाओ। तो मैंने बड़ी ही मुश्किल से उन मुर्गियों में से अपनी मुर्गी ढूंढी और उसके पैर बांधकर उसे नॉर्थ लंदन अपने दोस्त के घर लेकर गया। मैंने दोस्त को बताया कि उस मुर्गी के अंदर एक बेशकीमती हीरा है, तो मेरा दोस्त खुशी के मारे ठहाके मारने लगा। मैं भी खुशी के मारे खिलखिला उठा। अब हम अमीर होने वाले थे। मेरे दोस्त ने चाकू निकाला और उस मुर्गी को काट डाला, मगर हमें उसके अंदर कोई हीरा नहीं मिला। मैंने उस कटी हुई मुर्गी को वहीं छोड़ा और उल्टे कदम अपनी बहन के घर भागा और उसके घर के पीछे गार्डन में जाकर देखा तो उस गार्डन में एक भी मुर्गी नहीं थी। मैंने अपनी बहन से उन मुर्गियों के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसने वो मुर्गियां कोवेंट गार्डन में मिस्टर ब्रेकनरिज को बेच दी हैं। मैंने बहन से पूछा, यहाँ 2 मुर्गियां थी जिनकी लंबी काली पूंछ थी? वो बोली, हाँ 2 मुर्गियां थी, एक जैसी। तब मुझे समझ आया कि मैं गलती से दूसरी मुर्गी उठाकर अपने दोस्त के पास चला गया था। असली मुर्गी तो ब्रेकनरिज की दुकान में चली गई है। मैं ब्रेकनरिज की दुकान की तरफ भागा, मगर वो मुर्गियां वहां भी नहीं थी। जब मैंने ब्रेकनरिज से उन मुर्गियों के बारे में पूछा तब उसने बताया कि उसने वो सारी मुर्गियां किसी को बेच दी हैं। मैंने उससे उसका पता पूछा, मगर उसने नहीं बताया। मैं आज रात फिर उसके पास गया, मगर वो मुझ पर चीख उठा और उसके बाद मेरी मुलाकात आप लोगों से हुई। शेरलॉक और मैं चुपचाप उसकी बात सुन रहे थे। वो फिर बोला, अब मेरी बहुत बदनामी होगी। मेरी बहन मुझे चोर समझकर मुझसे नफरत करने लगेगी। हे भगवान, अब मेरा क्या होगा? ऐसा बोलकर उसने अपने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ा और रोने लगा। शेरलॉक पूरे वक्त चुप ही था, मगर आखिर में वो खड़ा उठा। उसने कमरे का दरवाजा खोला और बोला, निकलो यहां से। उस आदमी ने आश्चर्य से शेरलॉक की तरफ देखा और बोला, ओह सर, आपका शुक्रिया। शेरलॉक उसे टोकते हुए बोला, चुप रहो और जाओ यहां से। वो दुबला व्यक्ति जेम्स राइडर उस कमरे से बाहर निकलकर सीढ़ियों से नीचे उतरा और मेन डोर से बाहर निकलकर सड़क में भागता हुआ अंधेरे में दूर चला गया। मैंने शेरलॉक से पूछा, तुमने उसे जाने क्यों दिया? शेरलॉक बोला, पुलिस का काम मैं क्यों करूं? और रही बात बेगुनाह जॉन हॉनर की, तो उसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि जेम्स राइडर कोर्ट में गवाही देने के लिए हाजिर नहीं होगा और जॉन हॉनर को सबूतों के अभाव में निर्दोष साबित कर रिहा कर दिया जाएगा। शायद राइडर को भगाकर मैंने गलत किया हो, मगर मुझे लगता है ऐसा करके मैंने राइडर को एक अच्छा इंसान बनने का मौका दिया है। अगर उसको जेल भेज देते तो शायद उसके अंदर पकड़े जाने का डर हमेशा के लिए खत्म हो जाता और फिर बाहर निकलकर वो जुर्म ही करता। मगर अब उसके अंदर डर है, वो दोबारा ऐसा कोई काम नहीं करेगा। और फिर ये क्रिसमस का टाइम है दोस्त, इस वक्त हमें दूसरों के साथ प्रेम सद्भाव से पेश आना चाहिए। क्यों, ठीक कहा ना? हाँ, तुम गलत ही कब होते हो, मैंने कहा। शेरलॉक बोला, तो वॉटसन, अब तो तुम्हें भी भूख लग रही होगी, तो चलो क्यों ना खाना खा लिया जाए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो उसको लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मैं ऐसी ही और कहानियां लेकर आने वाला हूं। मुझे और मेरी कहानी को यहां तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद।